हेलो बच्चों, फाइनली मैं आपके सामने आ गया हूँ। बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे, हम एक दूसरे को देख नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, चलो आपके लिए एक सूचना है। मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगा। एक दिन मैं लाइव आऊँगा, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। उस दिन आप सभी लोग लाइव आके मुझे ये बताना कि किसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उससे हैंडल नहीं हो पा रही, उसमें मेरी क्या हेल्प हो सकती है। और देखो, जितने मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, आई थिंक मुझे पता है बहुत टाइम लगा होगा, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा मैटर था वो। मैं भी जानता हूँ कि मैंने बनाया, इसलिए मैं जानता हूँ कि कम से कम 33 40 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। बच्चों का क्या होगा मैंने ये भी नहीं सोचा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो देखो आपको भी मेहनत करनी है। तो इसी तरह मैं आपको हर एक चैप्टर के नोट्स दे दूंगा, हैं जो तुम्हें मिल रहे हैं। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के मैं नोट्स नहीं दूंगा, है ना। क्यों नहीं दूंगा, उसका एक रीज़न है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो केवल बोर्ड पे अच्छी से समझ में आता है, क्योंकि इसके अंदर नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वही आपको नोट करना है। तो जो कोई मुझसे बार बार ये नहीं बोलेगा सर इस टॉपिक के नोट्स दे दो, तो इसके नोट्स नहीं है। साफ साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ, इसके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, ना मेरे पास है कि आपके पास है सर। मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक बात और बता देता हूँ, जितने भी बच्चे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फिर से करेंगे। ठीक है, चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो ध्यान रखना, लिख लो। देखो इसके अंदर मेनली होता है क्या है, इसके अंदर रिएक्शन की रेट को चेक किया जाता है, वो किस मैकेनिज्म से होती है और उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं रिएक्शन को। वो किस में बात की जाती है, रासायनिक बल गतिकी में या केमिकल काइनेटिक्स में वो बात हम करते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप लिख सकते हो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग, उसकी क्रियाविधि तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक। अब बात करते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ। देखो सिंपल सी बात करता हूं, मान लो तुम्हारे पास तीन तरह की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन ऐसी है जो बहुत फास्ट होती है। मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी रिएक्शन जो इतनी फास्ट हो रही है कि पलक झपकाई और रिएक्शन खत्म हो गई। क्या बताओ, ऐसी रिएक्शन का तुम रेट निकाल सकते हो क्या, वेग निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। समझ में आ गई बात? ये एक ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही स्लो हो रही है, मतलब साल में कभी एक बार हो रही है, मतलब पूरे 365 दिन वेट करूंगा तब जाके रिएक्शन खत्म होगी। क्या ऐसी रिएक्शन का भी तुम रेट या वेग निकालना पसंद करोगे? नहीं। तो कैसी रिएक्शन का निकालेंगे, जो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो, जिसका रेट हम मेजर कर सके, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं हो और बहुत कम स्लो भी नहीं हो। सर इससे फायदा क्या है बेटा? बहुत ज्यादा फायदा है। मान लो कोई एक रिएक्शन है, मुझे पता चल गया कि इसकी रेट, इसका वेग किसी एक चीज पर डिपेंड कर रहा है। मान लो मैं शॉर्ट में समझाता हूं, ये लो बढ़िया इंक है ना, दिख रही है हाथ पे, है मजा आ गया है कि हाथ पे इंक लग गई, समझो तुम। देखो इधर क्या बात कर रहा था मैं, ये बात कर रहा था, मान लो मेरे पास a प्लस बी है, ठीक है, और इससे डी बन रहा है, या इससे मैं डी और सी बना रहा हूं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसका रेट निकालते हैं, हम इसका वेग निकालते हैं, रेट या वेग कैलकुलेट करते हैं। हम इसकी मैकेनिज्म को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इसकी मैकेनिज्म को, इसकी क्रियाविधि को। समझ में आ गई बात? और हम क्या चेक करते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से कारक इसको इफेक्ट करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गति करेंगे। इससे फायदा क्या होता है? बहुत बड़ा फायदा है। मान लो आपने इस रिएक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको ये आइडिया है यार ए ज्यादा डालूंगा तो डी और सी बन रहा है, बी कम डालूंगा तो डी और सी बन रहा है। मान लो अगर तुम्हें पता ही नहीं होता, तुम क्या करते हैं, तुम ए और बी दोनों ज्यादा डालते और डी और सी बनने में तकलीफ होती। मान लो रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड कर रही है, वेग किस पर डिपेंड कर रहा है, मान टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रही है, ये सारी चीजें हमें ये चीजें बताती है। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। इसके बाद में हमने बात की है तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन की। ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा किसके लिए जाता है, तो देखो यहाँ पे हम तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम फास्ट रिएक्शन की, तीव्र अभिक्रिया की, तीव्र अभिक्रिया।
ठीक है। सेकंड बात करेंगे हम लोग मंद अभिक्रिया, मंद बोले तो स्लो, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे वेरी स्लो, बहुत मंद अभिक्रिया, लिख देता हूं वेरी स्लो, ठीक है। अत्यंत मंद लिख देना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में यही होगा, अत्यंत मंद अभिक्रिया, ठीक है। देखो तुम इनका रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, रेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड दिस टाइप रिएक्शन, इस प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए रेट या वेग को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? तुमने देखा रिएक्शन हो रही है, तुमने देखा रिएक्शन खत्म भी हो गई है, तो बताओ जब तुमने देखा ही नहीं तुम कैलकुलेट क्या करोगे? ठीक है, ये कैसा है अत्यंत मंद वाला, तुम सिर्फ उसको देख ही रहे हो, खत्म कब होगी? तो रेट तो देख लिया, हाँ चल रही है, अभी 5-6 साल चल ही रही है, बस देखते चलो इसको। तो क्या ऐसी का भी रेट कैलकुलेट करना पसंद हो गया? नहीं। रेट किनका कैलकुलेट होता है? ऐसी रिएक्शन जो थोड़ी स्लो हो रही हो, ठीक है, ना ज्यादा फास्ट ना बहुत ज्यादा स्लो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो आता है, यहां एग्जाम्पल आता है, पहला काम में लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल सार अभिक्रिया। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, तुमने देखा और फिनिश हो गई, ठीक है, ऐसे ही होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिया HCl प्लस NaOH, और बताओ ये रिएक्शन क्या देगी? बताओ, अब कर लोगे ना, NaCl बन जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा, क्या मिल गया आपको? NaCl प्लस H2, ठीक है। इनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली। समझ में आ गई बात? तो लिख देना, इनको ताक्षणिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, इनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं, जो बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है, ठीक है। चलो, इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है जी, समझ के। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, देखो यहां बात करेंगे हम लोग HCl प्लस AgNO3। तो एक दिमाग लगा लो, सिंपल सी बात है, H पे क्या होता है प्लस, Cl पे क्या होता है माइनस, NO3 पे होता है माइनस, Hg पे क्या होता है प्लस। तो सिंपल सी बात समझ गया ना? तो क्या बन जाएगा? AgCl और क्या मिल जाएगा? HNO3। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए, इसका जो पीपीटी आता है व्हाइट पीपीटी होता है। कैसे पीपीटी बनती है? ये व्हाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट, श्वेत अवक्षेप बनता है, श्वेत पीपीटी, ठीक। तो ऐसी रिएक्शन का रेट हम डिटरमाइन पसंद नहीं करते, ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है, तो नहीं किया जाता है। समझ में आ गई सबको बात? यहां तक मैं वापस से दोहरा देता हूं, ऐसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात सभी को यहां तक? चलो जी, वेरी स्लो वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या होगी? तो ऐसी रिएक्शन का भी रेट निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो मैं देखूंगा तो नहीं बैठे बैठे। जैसे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, क्या एग्जांपल है इसका? एग्जांपल कर लो इसका, लोहे पे जंग लगना, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। बात किसकी करेंगे? ऐसी रिएक्शन की जिनका रेट हम डिटरमाइन कर सकें, जो स्लो चलती हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, बीच की बात हो, ठीक है। जिस रेट को हम मेजर कर सकते हैं, इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात सभी को? एग्जाम्पल लिखता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इधर के एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है। चलो, समझ में आ रही बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ठीक है, चलो मिटा दूं।
और देखो ये टॉपिक है ना हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो जेड का हो, चाहे वो ICR का हो, चाहे वो बीचू का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। देखो स्लो रिएक्शन के मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, आप वहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। देखो स्लो रिएक्शन की अगर एग्जाम, देखो इस पूरी चैप्टर में इसी को तो पढ़ेंगे हम लोग, है ना, लेकिन कुछ एग्जांपल समझा देता हूं। पहला एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर in the presence of in the presence of in the presence of base, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन, ठीक है। ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एस्टर होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। चलो जी इसकी बात कर लें, इसका हाइड्रोलाइसिस करा लो, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। तो देखो होता है क्या, सिंपल सी है, सारी कहानी जानते हो वैसे तुम लोग। ये क्या होता है बताओ यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये क्या होता है Na+, ये क्या होता है OH-, समझ में आ की बात, ठीक है। तो देखो इस Na, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो होता है ना ये यहाँ से टूटता है, ठीक है, कर लोगे आराम से। देखो ये से अगर माइनस और ये सीधा कौन सा प्लस, यहाँ क्या जुड़ जाएगा Na, देखो ये रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड ONa प्लस CH3OH, CH3OH, ये क्या होता है सोडियम सॉल्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। और सभी बच्चों के लिए मैं एक बात बोल देता हूँ, हमेशा डिस्क्रिप्शन को चेक कर लिया करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। पहला ब्लॉगर का ऑप्शन दिया है जहाँ आपको नोट्स फ्री मिलेंगे, आपने इंस्टाग्राम अकाउंट, आपने व्हाट्सअप लिंक पे, आपने टेलीग्राम पे, आप मेरे से कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि बहुत मुझे मैसेज करते हैं मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, मेरे पास इंस्टा नहीं है। भाई मैं ही आ गया हर जगह है, तो मुझे कहीं से भी सर्च कर सकते हो। और देखो जो वीडियो देख रहा है ना वो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करो यार, है कितनी बार तुम्हें बोलूं। चलो आगे बात करते हैं, एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन का आप रेट निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड रिएक्शन है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, यहाँ पे सुक्रोज ले लो भाई, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का, सुक्रोज होता होगा ना, सुक्रोज का प्रतिपन बोल दो, हाइड्रोलाइसिस बोल दो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है एक ही तो है, समझ में? सुक्रोज का प्रतिपन या सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस या सुक्रोज का जल अपघटन कैसे कराओगे? क्या होता है फॉर्मूला, C12H22O, क्या जोड़ दो इसके अंदर H2। जैसे H2 जोड़ दोगे तो आप जानते हो ये सुक्रोज होता है, याद है आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था। तो ये क्या देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये क्या बन गया ग्लूकोज, और ये क्या बन गया फ्रक्टोज। कर लोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, समझ में आ रही चीज यहाँ तक। एक आखिरी एग्जांपल और देख लो, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन की बात करेंगे। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां बात कर रहे हैं N2O5 का अपघटन, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5 या डिकम्पोजिशन, ये ज्यादा बेटर है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 कैसे होता है। तो यहाँ पे 2 मोल N2O5 के लेते हैं, जो आपको रिएक्शन करने पे 4NO2 प्लस O2 देता है। समझ में आ गई बात। तो 10 में से 4 यहाँ काम में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नोट कर लो फटाफट, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ रही है यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। अब हम रिएक्शन की रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होती क्या है, उसके डेफिनेशन की बात करेंगे। उतार लो, हो गया, कर लो नोट, फिर आगे बात करते हैं आराम से। चलो हो गया, मिटा दो, कर लिया होगा अब तक। और इस टॉपिक में एक एक बात सुनना, मैं पहले बोलता हूँ ना, स्किप करने की कोशिश मत करना। हाँ मिटा रहा हूँ तब स्किप करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मैं बोलता हूँ एक एक चीज सुनना, वरना धारा न्यूमेरिकल नहीं होगा, मुझे मत बोलना। चलो समझ में आ रही है यहाँ तक बात सभी को, ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बात करते हैं। हम पढ़ क्या, हम अभिक्रिया का वेग पढ़ रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं, अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है तो समझना मेरी बात को ध्यान से। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंसंट्रेशन है उसमें चेंज पर यूनिट टाइम में। क्या मतलब हुआ कि प्रति इकाई समय में जो सांद्रता में परिवर्तन आ रहा उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। कि पर यूनिट टाइम में रिएक्शन की कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस आया, कितना मेजरमेंट देखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। के साथ क्या बात होगी, कंसंट्रेशन किसकी, तो दो तो लोग होंगे हमारे पास, रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं वापस दोहरा देता हूं एक बार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो मुझे बताओ। इसका मतलब हो गया क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लिख लोगे, चलो जी, तो ध्यान रखना है इस चीज का, कर लोगे तो इंग्लिश मीडियम में लिख दो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी मीडियम में लिख दो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। ठीक है, लिख दिया सभी ने। चलो आगे बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास में प्रोडक्ट था, उससे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट, सॉरी क्या कर रहा हूं, ये है कोई रिएक्टेंट है, उससे क्या बना रहा हूं मैं, प्रोडक्ट बना रहा हूं। समझ में आ गई बात। और मैंने क्या बोला कि एक बार रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, क्रियाकारक, और ये क्या है, प्रोडक्ट, क्या है ये, उत्पाद। समझ में आ गई बात। तो मैंने यहां पे एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला मैंने क्या बनाया, मैंने ये बनाया कि एक बार R की कंसंट्रेशन में फर्क आएगा और एक बार P की कंसंट्रेशन में फर्क आएगा। समझ में आ गई बात। और एक बार दोनों की कंसंट्रेशन को, सांद्रता को मैं क्या मान लूंगा, X मान लूंगा। समझ में आ गई यहां तक बात। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा, समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। रखो दिमाग लगाओ, ये क्या है, रिएक्टेंट, इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट, तो ये तो क्या हो जाएगा, कम, और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब पर यूनिट टाइम के साथ क्रिया कारक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो मैं स्लो इसलिए चल रहा हूं ना, क्योंकि चैप्टर नया है ना, थोड़ा दिमाग में बैठ जाए ना, फिर चलेंगे फास्ट। समझ में आ गई बात। तो देखो यहां पर आपको यहां समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि क्रिया कारक की सांद्रता में हमेशा क्या होगी, कमी होगी, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। कब, पर यूनिट टाइम में। मेरी बात समझ में आ गई बात। चलो जी, तो मैंने क्या बोला, तो क्रिया कारक की सांद्रता में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी बट्टा इस कमी में लगा कुल समय। समझ में आ गई बात, ठीक है।
और कमी में लगा समय, कमी में लगा समय, ठीक है। डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, समझ में आ गई बात, डिसअपियरेंस रेट ऑफ टाइम, ठीक है। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाला लिख देता हूं, देखो तो यहां पे हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ रिएक्टेंट की, ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां तक समझ में आ गई सभी को बात। मैं वापस दोहरा देता हूं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिया कारक की सांद्रता में कमी और कमी में लगा समय। बताओ ये कितना है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैं बात करूंगा माइनस की, किसकी बात करूंगा, माइनस की। और यहां मैं किसकी बात करूंगा, ध्यान रखना, रिएक्टेंट में हमेशा किसकी बात की जाती है, माइनस की। नेगेटिव का मतलब क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, तो मैंने कहा माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कैसे यहां पर डेल्टा क्यों लगाया, अभी जब ग्राफ बनाऊंगा तब समझा दूंगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी सी अपॉन डेल्टा डी टी। और सर यहाँ पे सी क्या है, सी कंसंट्रेशन है, किसकी है, आर की है। तो क्या मैं सी को मिटा के आर लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। समझ में आ रही बात। तो एक बात बताओ, किसी भी रिएक्शन की रेट की अगर मैं बात कर लूं, रिएक्शन रेट की बात करोगे तो बताओ क्या बोलोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये माइनस में भी हो सकता है और ये प्लस में। कब माइनस में होगा, कब प्लस में होगा, तो मैंने आपको सिखा दिया, जब रिएक्टेंट की बात करोगे तो माइनस में आएगा, और जब प्रोडक्ट की बात करोगे तो बताओ मुझे ये प्लस में आएगा। समझ में आ गई बात। एक बार नोट करो, इसके बाद ये फॉर्मूला नोट करना, और पहले क्रियाकारी सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय, इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, ये फॉर्मूला इधर भी लिख देना, माइनस डेल्टा आर, सॉरी यहाँ डेल्टा आर डेल्टा टी बराबर माइनस डी आर अपॉन डी। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। अब हम प्रोडक्ट की कर लेते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लो, फिर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मुझे करना है क्या है, मैं तो क्रिया कारक हटाऊंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, उत्पाद, ठीक है। चलो मिटा दूंगा इसको, देखो मैंने क्या किया। अब एक बात बताओ, क्रिया कारक को हटा दूं और यहाँ उत्पाद लिख दूं, उत्पाद की सांद्रता में कमी होगी या वृद्धि, बिल्कुल वृद्धि होगी। यहां क्या करें, प्रोडक्ट, यहां क्या हो रही, फॉर्मेशन हो रही है, ज्यादा बन रहा है, टाइम टेकन वो कब हो रहेगा, यहाँ बताओ माइनस से क्या कर दूंगा, प्लस, क्या कर दूंगा, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ आर की क्या लगा दूंगा, बताओ पी, क्या लग जाएगा, पी, क्या लग जाएगा, पी, और क्या लग जाएगा यहाँ पी। समझ में आ रही चीजें, है ना, कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो रेट किसकी, या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की रेट क्या होगी, टाइम के साथ कम, और प्रोडक्ट की रेट टाइम के साथ क्या होगी, ज्यादा। समझ में आ गई बात। मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, है ना। अब यहाँ पे डेल्टा लगाया, यहाँ डी लगाया। डेल्टा का मतलब होता है बड़ा अंतर, और डी का, स्मॉल डी का मतलब छोटा अंतर, छोटा डिफरेंस, ठीक है। चलो, जब हम माइनर डिफरेंस लेंगे तो डी का यूज ले लेंगे, और जब बड़ा अंतर एवरेज की बात करेंगे जब डेल्टा ले लेंगे। अभी पढ़ाऊंगा डेल्टा कब लेना, डी कब लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो यहां तक नोट हो गया आपका, कर लोगे। मतलब मैं जब पढ़ाता हूं ना तभी कोई गेट पे आता है और मुझे फ्रेम से बाहर जाना पड़ता है। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ग्राफ खींचूं, सांद्रता और समय के बीच में, कंसंट्रेशन और समय,
टाइम के बीच में। तो मुझे एक बात बता दो सभी लोग, टाइम के साथ में जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कम होता है। समझ में आ रही बात? भाई प्रोडक्ट पहले क्या था, देखो यहां से ये तो जीरो है, ये क्या है जीरो, जीरो 1 2 3 4 5। पहले क्या था, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा था, सॉरी रिएक्टेंट क्या था पहले, बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। तो ये तो कौन है, रिएक्टेंट। ये आर रेट नहीं है, ध्यान रखना, आर यहाँ रिएक्टेंट को शो कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ये क्या है मेरा प्रोडक्ट। समझ में आ गई सबको बात, कर लोगे ग्राफ। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, बताओ रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट बना वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात, कर लोगे इस ग्राफ को नोट, ठीक है। चलो ग्राफ को नोट कर लो। चलो सभी को ये ग्राफ समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि एक बात बता रहे, जैसे तुम्हारे सामने ये लिख दिया, ये माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये कौन सी रेट है, बढ़ने वाली या कम होने वाली, और किसकी है। तो अपने पास दो चीज, या तो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। मान लो यहाँ आर की जगह सी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, सी, और ये माइनस लगा होता है। बताओ ये रेट किसकी है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की। हाँ बहुत समझदार हो, बिल्कुल माइनस दिख गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये किसकी लिखी हुई है, रिएक्टेंट की लिखी हुई है। अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब ये किसकी लिखी हुई है, रिएक्टेंट की, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो, समझ के, पॉजिटिव दिख गया, इसका मतलब बताओ ये किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की। भाई सी की जगह यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ सी की जगह आर लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेट है रिएक्टेंट की, वो कंसंट्रेशन उसकी टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसकी रेट भी क्या हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ और बना लूं, इसके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग में और समय के साथ, टाइम के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट की तो हमेशा क्या होगी जी, कम ही होगी। समझ में आ गई बात सभी को। लेकिन प्रोडक्ट की क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या उसकी, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात। तो पॉजिटिव का बस सिखाना यही था, पॉजिटिव कब यूज करना, जब प्रोडक्ट की बात हो रही हो, और नेगेटिव कब यूज करना, जब रिएक्टेंट की बात हो रही है, क्रियाकारक की बात हो रही है। समझ में आ गया ये ग्राफ। चलो दोनों ग्राफ नोट कर लो फटाफट। समझ में आ गई यहां तक बात, आगे बात कर ले, मिटा दो इसको। देखो हम कुछ रेट की बात करेंगे, है ना, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। आई थिंक आपको यहां तक तो चीज समझ में आ गई होगी कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया। देखो बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है, बिल्कुल मैंने आपको बहुत स्लो समझाया है। मेरे को दिमाग में बैठना चाहिए कि यार हमने पहले क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा ये रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो मुझे पता चला किसी भी रिएक्शन की अगर रेट निकाल दो, उसके मैकेनिज्म निकाल दो, उसका फैक्टर इफेक्टिव निकाल दो, वही मेरी क्या होती है, रासायनिक बलगति की होती है। फिर मैंने ये पढ़ा कि यार कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन पढ़ी जा सकती है। तो मुझे पता 3 टाइप की रिएक्शन होती है, फास्ट होती है, स्लो होती है और वेरी स्लो होती है। फास्ट रिएक्शन की हम रेट नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि बहुत ही तेज होती है, ना तो हम स्लो की कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। इसलिए हम मीडियम वाले की करते हैं, ना तो बहुत ज्यादा स्लो हो ना ही बहुत ज्यादा फास्ट होती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते। फिर हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होती क्या। तो हमने बोला कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस आते हैं, या तो वो कम होगा या वो ज्यादा होगा पर यूनिट टाइम में, कितने कम समय में, कितने पर यूनिट टाइम में, कितने प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन आ रहा है, किस समय आ रहा है वो चीज, वो आ रहा है या तो उत्पाद में या वो आ रहा है क्रियाकारक में, वही मेरा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आ गया। अगर मैं क्रियाकारक या अभिक्रिया के वेग की बात करूंगा, मैं रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो हमेशा डिक्रीज होती है, इसलिए मैं इसको माइनस से दिखाता क्योंकि मुझे पता है जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता हूं तो मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कम हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसे मैं प्लस से दिखाता हूं। तो मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। समझ में आ गई बात। क्रियाकार उत्पाद की सांद्रता में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी अपॉन उस कमी या वृद्धि में लगा समय। एक चीज थोड़ा सा देख लेना, जब मैंने आपको उत्पाद वाला करवाया था, है ना, तो नीचे टाइम में कमी है या वृद्धि है, तो वृद्धि में लगा समय कर लेना, वृद्धि में लगा समय, ठीक है, उत्पाद वाले में, ठीक है। क्रियाकारक सही है, कमी में लगा समय, ठीक है, देख लेना।
समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रिएक्टेंट वाले में देख लोगे ना तुम लोग आराम से, उसमें तो कमी है, और प्रोडक्ट वाले में क्या, दोनों में वृद्धि कर देना। ठीक है, चलो समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रेट की। भाई कितने टाइप की रेट पढ़ी जाती है? तो ध्यान रखना 3 टाइप की रेट हम पढ़ सकते हैं। एक पढ़ी जाती है एवरेज रेट, एवरेज रेट, औसत वेग। ध्यान रखना इसको मैं फॉर्मूले से समझाऊंगा, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल डायग्राम समझना बस। ठीक है, इसके अंदर बात करूंगा इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक वेग, और यहां मैं बात करूंगा इनिशियल रेट, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ 3 तरह की रेट की मैं बात कर रहा हूं। कब आपको डेल्टा लगाना, कब आपको स्मॉल डी लगाना है, हम यहां बात कर लेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इन सबको मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको। ठीक है, ये मेरा कोई ग्राफ है और ये मेरी कोई रेट होगी। ये क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये क्या है मेरा टाइम, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस रेट की बात करूं तो हुआ क्या यार, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा थी कंसंट्रेशन, किसकी, प्रोडक्ट की। ये किसका ग्राफ है बताओ मुझे, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है ना? एक दो तरह के ग्राफ बना रहा हूं, बार बार देख लो, एक बार गलती मत कर देना। एक ऐसा बना रहा हूं और एक ऐसा बना रहा हूं। ये किसका है, रिएक्टेंट का, ये किसका है, प्रोडक्ट का। समझ में आ गई बात? यहां क्या लिखेंगे, सांद्रता, और यहां क्या लिखेंगे, टाइम। यहां क्या लिखेंगे, सांद्रता, यहां क्या लिखेंगे, टाइम। रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। चलो आगे बात कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हम एवरेज की बात करते हैं यार, एवरेज तो क्या निकलेगा यार, पहले बहुत ज्यादा थी बिल्कुल कम हो गई, तो इसका क्या एवरेज निकालो। लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर किसी टाइम के बीच में। तो देखो यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो ध्यान समझना। ये है, इधर से इधर आ जाता, थोड़ा है हिलना डुलना पड़ रहा है। ये मान लो C1 की कंसेंट्रेशन, ये कोई कंसेंट्रेशन है इसकी C1 है, और ये कोई C2। ठीक है, यहां पर इसका टाइम T1 है और इसका टाइम T2। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया और इस टाइम में कितना चेंज आया, वही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज। तो मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, प्लस या माइनस। कोई मुझे बताएगा मैंने ये प्लस और माइनस दोनों क्यों लिखा है यार? अगर मैंने यहां पे एक बार प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख दिया और एक बार माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिख दिया, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्ट की, उत्पाद की, और ये किसकी बात कर रहा है, रिएक्टेंट की। और C को मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बोल रहा हूं और मैं उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बोल रहा हूं। C मतलब सांद्रता, C मतलब क्या है यहाँ पे, सांद्रता, क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को बढ़िया तरीके से? क्या मैं बोल सकता हूं ना, अगर मुझे डेल्टा एवरेज निकालना है तो क्या वो C2 माइनस C1 हो सकता है, और क्या डेल्टा T मेरा T2 माइनस T1 हो सकता है क्या जी? तो बताओ किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या है, ये अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो ये मेरी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी वाली, एवरेज वाली। ठीक है भाई, कोई भी टाइम बीच में लिया, कोई कंसंट्रेशन ले ली, मेजर ले लिया, मतलब बड़े डिफरेंस की बात हो रही है, कर लोगे आराम से। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। चलो मैं उसको हटा देता हूं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाले की होगी, ठीक, ये एवरेज हो गया। सेकंड बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, NEOUS, ताक्षणिक। अब इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है, तो बहुत ही सिंपल बात है।
हम एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, इस टाइम पे इसकी रेट कितनी होगी। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, ये मेरा ग्राफ है, एक बार थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ठीक, ये क्या है, कंसंट्रेशन इधर, चलो ठीक है, क्या कर रहे थे हम, ये क्या थी, कंसंट्रेशन, सांद्रता, ठीक है। और ये क्या है मेरा समय, टाइम। तो पहले वाले में क्या कहते हैं, एवरेज लिया था, लेकिन हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, क्या इस टाइम पे क्या रेट होगी, इस टाइम पे। तो मैंने ये इसको बोला स्लोप, क्या है मेरा ये स्लोप। ये जो स्लोप कैलकुलेट किया जाता है टेन थीटा के रूप में, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, जो मेरा यहाँ v निकलता है, जो मेरी यहाँ रेट है, यहाँ पे v क्या है, मेरी रेट की बात कर रहा हूँ, उसकी मैंने लिमिट लगा दी है, ठीक है, डेल्टा t से 0 तक, स्लोप की बात कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर स्लोप पे क्या कंसंट्रेशन की रेट होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम की, समझ में आ गई बात। या फिर हम ये कर सकते हैं, क्या इसके बीच में और इसके बीच में, समझ में आ रही बात। ये देखो, ये क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है T1, ये क्या है T2। तुम लोग सर एवरेज वाले में तो आपने यही किया था, नहीं, एवरेज वाले में मैंने इतने में से कोई भी टाइम ले लिया था, यहां से स्टार्ट किया यहां तक, लेकिन यहां पे पर्टिकुलर टाइम की, पर्टिकुलर सेकंड की बात हुई कि इस सेकंड भी क्या होगी। फिर भी तुम जानते हो, अगर तुम रेट कैलकुलेट करने जाओगे, क्या उसी समय उसी वक्त निकाल सकते हो, क्या नहीं, वहां पे भी हल्का फुल्का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। भाई तुमने रेट कैलकुलेट किया, कुछ सेकंड में वो रेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मैंने दोनों एरिया कवर कर लिया, लेकिन उस पर्टिकुलर सेकंड में कवर किया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैं इसके बीच का निकाल दूंगा, तो यहाँ पे निकलता है, जानते हो ना, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी निकलता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो डिफरेंस है वो कैसा है, बहुत ही पर सेकंड टाइम का भी डिफरेंस नहीं, और बहुत कम डिफरेंस है, और बहुत कम डिफरेंस हम दिखाते हैं डेल्टा प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। तो इसकी क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो इसके बराबर